अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस प्रोग्राम में हम लोग डॉक्टर अनुपमा दरुपाऊ से मुलाकात करेंगे, जो एक ऑन्कोलॉजिस्ट है, यानी कि कैंसर स्पेशलिस्ट है। इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम से ये तवक्को रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि हम तमाम के दिलों में जो सवालात हैं, जो वसवसे हैं, आज डॉक्टर साहिबा दूर करेंगे। डॉक्टर अनुपमा, वेलकम, खैर मकदम, अहलन व सहलन। थैंक यू, आप आई हमारे प्रोग्राम में। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू। आपका प्रोग्राम का आगाज़ हम यही सवाल से करना चाहेंगे जी कि मैडम, कैंसर कितने रकम के, कितने टाइप के होते हैं, कितने किस्म के होते हैं? बहुत किस्म के होते हैं, एक या दो ऐसे नहीं है, बहुत सारे किस्म के हैं। सिर से लेकर पाँव तक कहीं भी कैंसर हो सकता है। बच्चों में अलग कैंसर होते हैं, बड़ों में जैसे औरतों में अलग होते हैं, मर्दों में अलग कैंसर्स हो सकते हैं। तो ऐसे एक कैंसर ऐसे नहीं, बहुत सारे कैंसर टाइप्स हैं। अच्छा। बहुत किस्म के कैंसर है। तो ये कैंसर क्या हेरिडेटरी है मैडम, या फिर जेनेटिक से आता है? क्योंकि सारे कैंसर्स नहीं है, ज़्यादातर 60-70% कैंसर जेनेटिक नहीं होते हैं। वो तो रैंडमली कोई एक म्यूटेशन, मतलब एक सेल लेवल पे कोई डीएनए में कोई प्रॉब्लम आने से वो कैंसर हो सकता है। पर कुछ कैंसर से जो खानदानों में चल सकते हैं, जैसे कुछ टाइप के ब्रेस्ट कैंसर्स, ठीक है, या फिर छाती में जो होता है ना औरतों में, वो कुछ टाइप के इंटेस्टाइन कोलन का कैंसर्स, कुछ टाइप के ओवेरियन कैंसर्स जो ओवरीज होते हैं, गर्भाशय के बगल में जो जिससे हमारे ओवम या एग्स प्रोड्यूस होते हैं, वो कैंसर्स, कुछ कैंसर्स खानदानों में रन करते। तो हेरिडेटरी थोड़े हैं, सारे कैंसर्स हेरिडेटरी नहीं है। यानी कि वही कैंसर हेरिडेटरी है, खास करके जो बच्चेदानी के थैली के बाजू में ओवरीज होते हैं, उसका मेनली सम ब्रेस्ट कैंसर और कोलन कैंसर भी ये हेरिडेटरी ये है। हाँ जी। ये कैंसर्स के जो किस्में हैं, ये मर्दों में कौन से कैंसर्स कॉमन है, औरतों में कौन से कैंसर्स कॉमन है, और बच्चों में कौन से कैंसर्स कॉमन है? बच्चों में हम देखें तो मेनली ये खून के संबंधित कैंसर, जैसे लिम्फोमास, ल्यूकेमियास जो कहते हैं, वो होते हैं। उसके बाद थोड़े बहुत ये हड्डी में बोन का जो ट्यूमर्स होते हैं, वो भी बच्चों में, ये बच्चों में देख सकते हैं। कुछ बच्चों में ब्रेन रिलेटेड ट्यूमर्स होते हैं, ठीक है। और मर्दों में, मेन में अगर देखें तो लंग, मतलब श्वास कोश जो कहते हैं ना, फेफड़े, लंग्स के, और प्रोस्टेट जो एक ग्लैंड है जो नीचे, जो यूरिन के रास्ते के बगल में पीछे जो अंदर होता है, वो सिर्फ मर्दों में आता है, वो कैंसर्स। और कोलन कैंसर या फिर पेट या इंटेस्टाइन रिलेटेड कैंसर्स मर्दों में ज़्यादातर कॉमनली हम देखते हैं। और फीमेल्स, औरतों में बाकी ओवरीज के संबंधित या फिर इंटेस्टाइन के संबंधित कैंसर्स भी हो सकते हैं। बट मेनली ब्रेस्ट और सर्विक्स रिलेटेड, या फिर वो यूटेरस में कैंसर, सर्विक्स यूटेरस के थोड़ा नीचे होता है, वो कॉमन है। यूटेरस के रिलेटेड मतलब वो बच्चेदानी, जो गर्भकोश जो होता है, उसमें से भी ट्यूमर, बच्चेदानी के कैंसर्स और ट्यूमर्स भी हो सकते हैं। तो क्या हर ट्यूमर कैंसर होगा? ऐसा नहीं है। तो ट्यूमर ये आम आदमी का टर्म है। तो ट्यूमर मतलब कोई भी घाटी है, कोई भी स्वेलिंग है तो ट्यूमर कह देते। तो सारे ट्यूमर्स कैंसर होने का ज़रूरत नहीं है। हम आम आदमियों के भाषा में जो भी, जहाँ पे भी छह घाटी जैसा होता है, स्वेलिंग होता है, सूजन होती है, उसको हाँ ट्यूमर है बोलते हैं। तो कैंसर मतलब ये हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में नॉर्मली जो सेल्स होते हैं, वो अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है, वो बिगड़ जाते हैं, तो हमारे बॉडी में एक इनहेरेंट सिस्टम्स रहते हैं जो वो अबनॉर्मल या जो नॉर्मल सेल नहीं है, वो कण जो नहीं है, उसको खत्म कर देते हैं। वो नॉर्मल बॉडी अंदर भी इम्यूनिटी सिस्टम रहता है। अच्छा। जो भी एबनॉर्मल सेल्स होते हैं उनको वही आगे बढ़ने से उनको रोक देते हैं, नॉर्मली इनहेरेंट। जी। तो आपका बोलने का मतलब है कि कोई ट्यूमर कैंसर में तब्दील हो सकता है,
अगर वो बॉडी का वो इम्यून सिस्टम बाईपास करता है या फिर वो अबनॉर्मल ग्रोथ जो कंट्रोल नहीं होता है, कभी कभी वो इम्यूनिटी सिस्टम उसको रोक नहीं पाएगा या फिर वो और कई और वजह हो सकते हैं जिससे वो जो एक सेल होता है वो बिल्कुल अबनॉर्मल हो जाता है, जो ऐसे ही बढ़ता ही रहता है जिसको हम बिल्कुल काबू पे नहीं रख सकते हैं, तब वो कैंसर में बन जाते हैं। तो वो किसी भी हमारे शरीर में कहीं भी हो सकता है ऐसा, जैसे मैंने बताया सिर से लेके पाँव तक कहीं भी हो सकता है, ब्रेन में हो सकता है, आँख में हो सकता है, गले में हो सकता है, मुंह में हो सकता है, ब्रेस्ट में हो सकता है, लंग्स में हो सकता है, पेट, इंटेस्टाइन, हड्डी में या फिर कहीं भी। तो मेन वजह यही है कि वो एक जो सेल होता है वो बिल्कुल वो कंट्रोल काबू के एकदम बाहर चले जाता है, तो वो वैसे ही बढ़ता जाता है, वो मल्टीप्लाई होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो पहले एक कहीं भी स्वेलिंग या गांठ जैसा आता है, तो वहाँ से लेके ये जो खून को ब्लड वेजल्स जो होते हैं ना, वहाँ से बदन में कहीं और भी स्प्रेड होता है, ठीक है, फैलता रहता है। तो इट्स लाइक एन अनकंट्रोलेबल सेल ग्रोथ, अबनॉर्मल अनकंट्रोलेबल सेल। आपने अभी भी बताया कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम उसको कंट्रोल करती है। जी, अगर हमारी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी रही तो कैंसर्स आने के चांसेस कम होंगे। ये जनरल स्टेटमेंट होगा, पर जी अगर जैसे मैंने बताया हम हर इंसान में एक इनहेरेंट सिस्टम रहता है, जो भी हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है तो उसको खत्म करने का शक्ति हर इंसान में, इंडिविजुअल में रहता है। पर कभी कभी ऐसा नहीं होता है, जिसको हम लोग वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। हाँ, वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं या फिर लिम्फोसाइट्स आपके कुछ सेल्स होते हैं। तो अभी क्या होता है, कभी कभी आजकल हमारे लाइफस्टाइल बताइए, खाने की आदतें बताइएगा, हमारे रहने की या फिर कई सारे आदतें या फिर मेनली लाइफस्टाइल जो कहते हैं, हमारे एनवायरनमेंट जो पोल्यूशन, वो कई सारे वजह होते हैं जिससे वो हमारा इम्यूनिटी या फिर बेसलाइन शक्ति कम होती है। तो ऐसे जनरली तो नहीं कह सकते कि हाँ इम्यूनिटी है तो कैंसर किसी को नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है। पर अगर आप अच्छे से लाइफस्टाइल मेंटेन करो, जैसे आपको खुद को फिजिकली एक्टिव रखो, दिन में थोड़ा 1-आधा घंटा ऐसा रख के एटलीस्ट वॉकिंग करो, फिजिकली एक्टिव रहो, और खाना जो भी रहे ऐसा नहीं है इधर फास्ट फूड बाहर का खाना ऐसा नहीं है। जो हमारे यहाँ देखिए हर एक जोग्राफिकल एरिया जो कहते हैं उसके हिसाब से उसको जो खाने पीने की आदतें जो है वो बनाया गया है, रखना चाहिए, ठीक है। तो कभी कभी लेना ठीक है, तो अच्छे खाना जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी खाइए, आप अच्छे से पानी पिए, खुद को अपना सेहत भी देखना पड़ेगा। तो अच्छा, जैसे मैंने कहा फिजिकली एक्टिव रहो और आप अपना लाइफस्टाइल जो है वो अच्छे रहो, और जो बुरे आदतें जो है शराब पीना या फिर स्मोक करना या फिर वो पैकेज तंबाकू चबाना, ऐसे आदतें करने से डेफिनेटली टोबैको यूसेज, मतलब किसी भी फॉर्म में आप चाहे तो पान या फिर वो पैकेट्स में जो आता है पाउडर टोबैको, वो चबाने से या फिर स्मोक करने से, सिगरेट या बीड़ी जो भी हो, उससे डेफिनेटली वो टोबैको जो है वो कई सारे मेनली हेड एंड नेक और इसोफेजियल कैंसर से रिलेटेड डायरेक्ट रिलेशन, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। कुछ लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि ऐसा ही है कि मैं स्मोक कर रहा हूँ, मैं 10 साल से स्मोक कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, ऐसे नहीं होता है। वो रिस्क डेफिनेटली ज़्यादा होता है, ठीक है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि सिर्फ जैसे अगर किसी आदमी को स्मोकिंग का आदत है, समवन इज स्मोकिंग, तो नुकसान उन्हीं को नहीं है, उनके बगल में जो है बिग पैसिव स्मोकिंग जो कहते हैं, इट इज इक्वली बैड, ठीक है। क्योंकि हम कई बार हमारे ओपीडी में औरतों को देखते हैं जो जिनको लंग कैंसर होता है, ऑब्वियसली उनको स्मोकिंग की आदत तो नहीं है, हस्बैंड या घर में किसी भी धुआं स्मोकिंग करे वो वही रहे घर में, वो धुआं लेके उनको भी आ सकता है। तो पैसिव स्मोकर्स आर इक्वली अफेक्टेड। तो स्मोकिंग इन एनी फॉर्म इज डेफिनेटली नॉट एनकरेज्ड। तो
अगर आप, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है, क्यों ऐसे नहीं है कि मैं स्मोक नहीं कर रही हूँ मुझे क्यों आया, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग इज ऑल्सो इक्वली बैड। तो आप स्मोक नहीं कर रहे हो, घर में कोई स्मोक कर रहा है, आपके हस्बैंड स्मोक कर रहे हैं, आप वहीं पे रहते हो, तो वो नुकसान करेगा आपको या आपके बच्चों को, किसी को भी इफेक्ट होगा। तो स्मोकिंग करने से जो अतराफ में होते हैं या फिर बहुत ज्यादा धुएं में रहते हैं या तो ये लोग कैंसर के शिकार हो सकते हैं। तो कैंसर स्टेजेस में है जी, कैंसर यूजुअली 4 स्टेजेस में होते हैं, 1 2 3 4 करके। कौन सा स्टेज इज लाइक, व्हाट कैन यू प्लीज एक्सप्लेन, आप बता सकते हैं? मतलब वो तो एक एक जहाँ वो कैंसर होता है उसके हिसाब से होता है, पर आमतौर पे स्टेज 1 है तो अर्ली स्टेज है, थोड़ा जहाँ शुरू हुआ है वहीं पे है। जब वो वहाँ से साइज थोड़ा बढ़ जाता है वही है तो स्टेज 2 तक जाएगा। तो जब भी उनके अगल बगल में लिम्फ नोड्स जो कहते हैं, लिम्फैटिक्स जो जैसे ब्रेस्ट में है, तो ये आर्म पिट जो एक्जिला जो कहते हैं वहाँ तक लिम्फ नोड्स में गया तो 3rd स्टेज। वहाँ छोड़ के उसके अलावा और ब्रेस्ट के अलावा कोई और डिसीज जैसे सर्विक्स में है तो सर्विक्स के बगल में भी लिम्फ नोड्स होते हैं, वहाँ गया तो वो शायद 3rd स्टेज तक, या वहाँ छोड़ के बहुत दूर जैसे ब्रेस्ट में शुरू होके लंग्स में जाता है या फिर लिवर में पहुंच जाता है तो वो 4th स्टेज होता है। तो 4th स्टेज यूजुअली फाइनल स्टेज कहते हैं। तो यूजुअली फर्स्ट अप टू 3 स्टेज 1 2 3 तक हम कहेंगे इलाज लेने से पूरा क्लियर होने का चांस है, अच्छा चांसेस है, और वैसे स्टेज के हिसाब से भी होता है, ऑर्गन के हिसाब से भी होता है। पर 4th स्टेज में मेनली हमारा मकसद यही होगा कि वो बीमारी को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि कुछ भी नहीं करेंगे तो वो बढ़ता जाएगा और ज़्यादा सिम्टम्स आएंगे। तो जब भी वो 4th स्टेज या फिर जहाँ शुरू होता है वो छोड़ के दूर चला जाता है तब तो डेफिनेटली पूरा इलाज नहीं हो पाएगा। तो अर्ली स्टेजेस में माना कि वो कैंसर का बीमारी है फिर भी हम इलाज का सोच सकते हैं, क्यूरेबल है, जल्दी आ जाए तो इसीलिए हम कहते रहते हैं अर्ली डिटेक्शन। जो भी सिम्टम्स है, मतलब सारे सिम्टम्स, कभी कभी क्या होता है इसके खास सिम्टम्स बताना मुश्किल है, क्योंकि बहुत बार ये बहुत माइनर सिम्टम्स, बहुत ही जैसे कि कुछ लोगों को इंडाइजेशन जैसा सिम्टम्स होते हैं, पर सारे इंडाइजेशन जरूरी नहीं कि उसको कोई कैंसर है। तो हम क्या कहेंगे, कोई भी अबनॉर्मल सिम्टम 10 या 14 दिन से ज़्यादा है, माना कि वो ब्लीडिंग हो सकता है या फिर खाना हजम नहीं होना या फिर मोशन ज़्यादा होना या कम होना, कॉन्स्टिपेशन या फिर लूज स्टूल, नहीं है तो कहीं भी आपको स्वेलिंग या गांठ जैसा होता है जो बढ़ता जाता है, या फिर कहीं भी ब्लीडिंग, खून अबनॉर्मल ब्लीडिंग जो कहते हैं ज्यादा, जो नॉर्मल से पेशाब में हो सकता है, या औरतों में देखे तो महीना जो चलता है तब भी ज्यादा हो रहा है, क्लॉट जैसा हो रहा है, या फिर अपने आवाज़ में कोई चेंज आती है, निगलने में तकलीफ होता है, या खांसी जो 1 हफ्ता 10 दिन दवाइयाँ लेने से भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो ये जनरल सिम्टम्स है जो नॉर्मली जो भी ये जो सिम्टम्स है 10 या 14 दिन से इलाज लेने से भी कम नहीं जा रहे, तब तो ज़रूरी है कि आप डॉक्टर के पास जाए, ये सिम्टम्स बताए और ज़रूरत पड़ने से मज़ीद तहकीकात कराएं। बिल्कुल मज़ीद तहकीकात कराएं जी। तो वो तहकीकात में क्या करते, चेक करते, अगर आप ब्लीडिंग कह रहे हो महीने का या यूरिन का, तो यूरिन एग्जामिनेशन करना है, कभी कभी हाथ डाल के चेक करते हैं, पेट में चेक करेंगे, कुछ टेस्ट जैसे एक्सरे या फिर छोटा स्कैन या कभी कभी बड़ा स्कैन भी, CT MRI भी ज़रूरत पड़ेगी। तो वो तो उनका जो वो पर्सन का, इंसान का जो सिम्टम है उसके हिसाब से टेस्ट पहले एग्जामिन करेंगे। डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है क्योंकि डॉक्टर आपको चेक करके बताएंगे कि ये क्या अबनॉर्मल है, इसका और इलाज जांच कराना ज़रूरी है कि या फिर सिर्फ दवाइयाँ लेने से ठीक है। अगर आपके बोलने का मतलब है कि ये कैंसर है या नहीं डॉक्टर बताएंगे, तब को थोड़ा बहुत टेस्ट करके तब बताएंगे। ये जो फर्दर टेस्ट होंगे उस हिसाब से पता चलेगा वो कैंसर है कि नहीं है, अगर है तो कौन सा स्टेज में है, तो आगे हम क्या कर सकते हैं। अपने इलाज के दौरान ऐसे कोई केस देखा है जो
आपने प्रेग्नेंट लेडीज़ को कैंसर के साथ ट्रीट किया है, ऐसे पेशेंट्स आए हैं आपके पास? जी बिल्कुल आए हैं, पर ये बहुत ही कॉमन नहीं है, थोड़ा रेयर ही है। तो यूजुअली हम कहेंगे 1-2 हज़ार में एक को प्रेग्नेंट, 2000 प्रेग्नेंट औरतों में एक को कैंसर भी साइमल्टेनियसली हो सकता, मतलब वो प्रेग्नेंट भी है और कैंसर का प्रॉब्लम भी है, ऐसा देखा है। जैसे हमने पिछले साल में एक औरत को देखा है जो प्रेग्नेंट भी है और उनको कैंसर भी है। तो जब ये तो थोड़ा मुश्किल सिचुएशन है जब कोई भी औरत प्रेग्नेंट होती है और उनमें कैंसर का बीमारी भी डिटेक्ट होता है, क्योंकि हमें देखना है कि वो बच्चों को कैसा है, बच्चे का क्या असर होगा उन पर, उनको क्या होगी, उनका इलाज डिले करने से उनको क्या होगी, साइड इफेक्ट्स या फिर बीमारी ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, तो ये तो हर एक केस बेस, मतलब जैसे ही वो कोई आते हैं ऐसे इंडिविजुअल, ऐसे जनरली तो कोई कुछ नहीं कह सकते। तो जब आएंगे कोई भी तो पहले देखेंगे कि उनका प्रेगनेंसी कितने महीना का है, और एक पहले स्कैन करके देखेंगे कि अंदर जो फीटस या बेबी होता है उसका क्या कंडीशन है, और साइमल्टेनियसली उनका जो कैंसर है वो कौन सा कैंसर है, कौन सा स्टेज है, उसके रिलेटेड टेस्ट भी कुछ करना पड़ेंगे। पर ओनली थिंग इज, जब प्रेग्नेंट लेडी में हम किसी भी तरह का एक्सरेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना ट्रीटमेंट का ना जांच के लिए, ठीक है, ना इलाज का ना जांच का। तो सीटी स्कैन वो तो नहीं कर पाएंगे, तो शायद एमआरआई जैसा टेस्ट करेंगे, बायोप्सी करना है। पर प्रेगनेंसी में फॉर एग्जांपल किसी को कोई औरत प्रेग्नेंट है और उनको ब्रेस्ट का ट्यूमर, ब्रेस्ट कैंसर पता चला है, तो बायोप्सी तो कर सकते हैं और ऑपरेशन भी कर सकते हैं। और 3rd ट्राइमेस्टर मतलब आखिरी दिनों में कीमो भी दे सकते हैं, देयर आर सेफ कीमोस, पर रेडिएशन तो नहीं दे सकते हैं जब तक वो डिलीवरी नहीं हो जाता है। तो आपको लग रहा होगा जैसे वो प्रेग्नेंट है, 8वें महीने में 9 महीने में आप कीमो दे रहे हो तो वो बेबी पे क्या असर होता है। बेबी पे कई सारे ट्रायल्स है, जो कुछ मेडिसिन है जो डेफिनेटली बेबी पे इफेक्ट सेफ है, कुछ मेडिसिन है जो सेफ नहीं है, तो हम वही चुनेंगे जो सेफ है प्रेगनेंसी में देने के लिए, और स्ट्रिक्ट मॉनिटर करेंगे वीकली या हर 1-2 दिन उस पूरा हफ्ता कीमो देने के बाद। और गायनेकोलॉजिस्ट से भी हम साथ में बैठ के पूरा डिस्कस करेंगे वो पर्टिकुलर पेशेंट के बारे में। और ऐसे ही तो इट्स लाइक वो पर्टिकुलर केस जब भी ऐसे आता है तब उसके हिसाब से वो डील किया जाए। तो ट्रीटमेंट की बात शुरू हो चुकी है, तो आप ये बता दें हमें कि कैंसर के ट्रीटमेंट के क्या क्या तरीके हैं? तरीके मेनली 3 होते हैं। एक तो ऑपरेशन या सर्जरी है, दूसरा रेडिएशन थेरेपी होता है, मतलब एक्सरेज, जो थोड़ा हाई डोज एक्सरेज जो ट्यूमर सेल्स जो है उसको मारने के लिए दिया जाता है, या फिर ऑपरेशन होने के बाद वो ट्यूमर सेल्स वापस फैलना नहीं है, कंट्रोल रखने के लिए, काबू में रखने के लिए भी रेडिएशन दिया जाता है। तीसरा होता है कीमोथेरेपी। जब कीमोथेरेपी है तो वो इंजेक्शंस होते हैं, ड्रिप्स जैसे दे सकते हैं, गोलियां होते हैं, और रिसेंटली टारगेटेड थेरेपीज़ और इम्यूनोथेरेपीज़ भी अभी चल रहे हैं। तो ये जो टारगेटेड थेरेपी मतलब वो एक सेल में एक पर्टिकुलर जगह होती है, वहीं पे काम करता है, तो ट्यूमर बढ़ने के लिए हाँ, तो वो ब्लॉक करने से क्या होता है, वो ट्यूमर का ग्रोथ कम होता है, ऐसे है। तो और इम्यून थेरेपीज मतलब एक हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम जब मैं बता रही थी, वो इम्यून सिस्टम के जरिए से ट्यूमर सेल्स को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये सारे कैंसर इलाज का ट्रीटमेंट बहुत अलग तरीके। हर पेशेंट को रेडिएशन, हर पेशेंट को कीमोथेरेपी देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो स्टेज के हिसाब से
वो उनको जो भी ज़रूरत है, जैसे अर्ली स्टेज कौन सा स्टेज है उसके हिसाब से होता है, डिसाइड करता है वो, जैसे हर पेशेंट एक एक पर्सन के हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा। मैं एक ऐसा सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, जो आम लोग अक्सर एक डर रहता है, एक मिथ बता सकते हैं, ख्याल, एक गुमान कि जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं, कीमो लेते हैं, रेडिएशंस लेते हैं, कैंसर बहुत फैल गया एंड दैट इज वाई उसकी वजह से ही डेथ हो गई, तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? क्योंकि कीमोथेरेपी के तो साइड इफेक्ट्स होते ही हैं। मैं भी वही कहूँगी, ये मिथ है या वहम है कि ये ऐसा नहीं है कि कोई भी ट्रीटमेंट, माना कि कीमो हो, रेडिएशन हो, इसके वजह से बीमारी नहीं फैलता। कीमो या रेडिएशन बीमारी कंट्रोल करने के लिए ही दिया जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग बहुत ही लेट स्टेज में आते हैं, जब बीमारी बहुत फैल चुका होता है, बदन में पूरा स्प्रेड हुआ होता है, उस स्टेज में आते हैं, तो उसको काबू करने के लिए सिर्फ काबू करने के लिए रेडिएशन या कीमो प्लान कर सकते हैं। तो उससे कुछ लोगों को कंट्रोल होता है, कुछ लोगों में बहुत एडवांस्ड है तो हम भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वो साइड इफ़ेक्ट्स, उनको जो सिम्टम्स है वो ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रीटमेंट का साइड इफेक्ट्स है, वो बीमारी खुद बीमारी के वजह, बीमारी फैलने के वजह से भी उनको सिम्टम्स होते हैं। तो ये वहम है जो वो रिलेटिव, मेनली वो पेशेंट के साथ जो भी आते हैं, उनके रिश्तेदार जो आते हैं, उनको लगता है कि ये ट्रीटमेंट के वजह से इनको ऐसा हो गया, वो सही नहीं है, वो सच नहीं है। कीमोथेरेपी और रेडिएशन बहुत पेनफुल होते हैं। रेडिएशन पेनफुल नहीं है, कीमोथेरेपी थेरेपी पेनफुल नहीं होता, पर इंजेक्शन अगर देना है तो हम सेलाइन डालना है तो वो लाइन तो लगाएंगे, वो दर्द तो रहेगा, पर साइड इफेक्ट्स तो थोड़ा रहेंगे। क्योंकि क्या साइड इफेक्ट, अगर आप रेडिएशन के बारे में पूछ रहे, तो रेडिएशन जैसे किसी को हाथ में रेडिएशन की ज़रूरत हाथ में रेडिएशन देना ज़रूरी है, तो वो जगह में थोड़ा चमड़ा काला पड़ सकता है, उनको थोड़ा रेडनेस हो सकता है, सूजन हो सकता है, ऐसे स्किन का चेंजेस, लोकल साइड इफेक्ट्स जो है वही। तो क्योंकि रेडिएशन बदन में एक जगह पे दिया जाता है, वो जगह पे साइड इफेक्ट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप कीमोथेरेपी कहेंगे, तो कीमोथेरेपी क्या करता है, जो कैंसर के जो सेल्स जो बहुत तेज़ से बढ़ते जाते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। तो वो तो पूरा बदन में एक्ट करेगा। तो कैसा होता है, हमारे बदन में नॉर्मली थोड़ा वैसे डिवाइडिंग सेल्स रहते हैं, जैसे बाल या फिर हमारे इंटेस्टाइन या पेट के लाइनिंग जो सेल्स होता है, वो भी नॉर्मली आमतौर से ही रैपिडली डिवाइड होते रहते। तो जब कीमो देते हैं तो वो नॉर्मल रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स भी थोड़ा इफेक्ट होते हैं। इसीलिए कीमो देने के बाद हेयर लॉस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मुंह में छाले एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ लोगों को पेट में जलन या गैस्ट्राइटिस या लूज मोशंस जैसा सिम्टम्स हो सकते हैं। पर ये ट्रीटमेंट के टाइम में रहेंगे, वो मेडिसिन देने से बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक भी कर सकते हैं। और के लिए जैसे मेडिसिन देते हैं बिल्कुल। और जो हेयर लॉस है वो टेम्पररी है, वो पूरा कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद बाल वापस आते हैं, बिल्कुल नॉर्मल जैसे पहले थे वैसे वापस आएंगे। ट्रीटमेंट के टाइम में थोड़ा रहेंगे, पर वो जो साइड इफ़ेक्ट्स है उनको काबू में कंट्रोल करने के लिए या टैकल करने के लिए अभी अच्छे मेडिसिन्स है। जैसे पहले एकदम कीमो देंगे तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, नौसिया होता था, लाइक बिल्कुल जो भी खाने से ऐसा होता था। तो अभी अच्छे मेडिसिन से जो एक इंजेक्शन देने से वो बिल्कुल कंट्रोल होता है। अच्छा, तो नॉर्मल लाइफ अपनी गुजार सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। डॉक्टर अनुपमा, आप तो जानती हैं कि आज का जो खास प्रोग्राम है, लेडीज के स्पेशल प्रोग्राम है हमारे चैनल पे। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे लेडीज के जो कनेक्टेड कैंसर हैं उस पर थोड़ी रोशनी डालें और बताएं कि हमारी ख़वातीन इन कैंसर से किस तरह से बच सकती हैं और इनकी वजूहात क्या हैं और इसे किस तरह से बचने के साथ साथ लोगों तक आम एक मैसेज कैसा पहुंचाए। जी, तो औरतों में अगर देखें तो मेनली ब्रेस्ट और सर्विक्स, ये दोनों कैंसर्स बहुत कॉमन है। जैसे हम आज ओपीडी देख रहे हैं, तो डेफिनेटली एक नया पेशेंट ब्रेस्ट आएगा, हर दूसरे दिन सर्विक्स का नया पेशेंट आते हैं। तो औरतों को ख़ास तौर पे मैं यही कहना चाहूँगी कि
आप अपने घर और बच्चों को जितना देखभाल करते हैं, खुद का भी देखभाल करना ज़रूरी है। तो आप अपना, अगर कोई भी आपको घाटी जैसा ब्रेस्ट में कुछ पता चलता है या फिर आपके महीनों जो चलता है उसमें कोई चेंज बदलाव आ रहा है, थोड़ा ज़्यादा साइकिल्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में, पीरियड्स में कोई बदलाव आ रहा है, बदलाव इधर क्या क्या कैसा बदलाव? कैसा बदलाव मतलब ज़्यादा ब्लीडिंग होना या फिर ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज होना, जैसे बुरे स्मेल जो होता है वाइट डिस्चार्ज में स्मेलिंग, ज़्यादा बुरा स्मेल कुछ कलर का चेंज भी, कुछ कलर का चेंज, वाइट के जगह पे थोड़ा ब्राउन या रेडिश ब्राउन का कोई, जैसे खून ज़्यादा आता है मिला के आता है, या फिर वहाँ पे खुजली या जलन होता है, आपके पेशाब या मोशन पायखाने में कोई चेंज आता है, जैसे मैंने बताया 1 हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा वो सिम्टम जारी है, तो उसको बिल्कुल आप नेग्लेक्ट, ऐसे इग्नोर मत करना है। आपको डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है, जाके जांच कराना ज़रूरी है। और आप जैसे मैं बता रही हूँ, ब्रेस्ट कैंसर को तो एक वजह बताना मुश्किल है, पर कुछ लोगों को जैसे कहेंगे जिनको शादी होके बच्चे नहीं होते या फिर जो शादी नहीं करते, जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करते, उनमें ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट में ट्यूमर्स आने का चांस ज़्यादा है करके बोलते हैं, पर ऐसे प्रूवन स्टडीज ज़्यादा अभी तो साइंटिफिकली नहीं कह सकते, पर रिस्क ज़्यादा रहेगा करके बताते। नल्लीपारस मतलब जिनको बच्चे नहीं हो, जिन्होंने ब्रेस्ट फीड नहीं किया, जिनको अर्ली मेनार्की मतलब जो बहुत पहले वो हो गया और बहुत लेट में महीना आ रहे, बहुत लेट महीना रुक रहे हैं, जिसके बीच में बहुत ज़्यादा साल है, हाँ, तो उनमें भी रिस्क ज़्यादा रहता है, ऐसा कहते हैं। और सर्विक्स के बारे में देखें तो जो हाइजीन जो होते हैं ना, जो हाइजीन मेंटेन नहीं कर, क्लीनलीनेस नहीं मेंटेन करते, या फिर उनके मर्द जो बहुत सारे मतलब उनके बीवी से ईमानदार नहीं रहते, जो कई सारे लोगों से उनका रिश्ता रहता है, उनमें भी, क्योंकि सर्विकल कैंसर में एक वायरस भी कॉज है जो HPV कहते हैं, उनके वजह से भी कैंसर होता है। पर ऐसा है कि वो वायरस इन्फेक्शन होके कैंसर अगर हो रहा है तो कम से कम 10 साल लगेगा। तो यूजुअली हम क्या कहते हैं, जो अपने जिनके मर्द, कुछ लोग वो ईमानदार नहीं रहते, हम पूछते हैं जो भी सर्वाइकल कैंसर पे आते, तो हम पूछते हैं कि आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं, क्योंकि ये जो ट्रक ड्राइवर्स जो वही जनरली जाते रहते हैं घर में कम टाइम और बाहर जाते रहते, तो वो तो हम एक्सपेक्ट करते। तो ये ज़रूरी है कि आप अपने बीवी या हस्बैंड से ईमानदार रहना ज़रूरी है, क्योंकि मैं नहीं कह रही हूँ सिर्फ यही वजह है, पर वो भी एक वजह है जो प्रिवेंटेबल है। तो आप ये भी सेफ फॉलो कीजिएगा, हाइजीन मेंटेन कीजिएगा। तो ये सब एग्जामिनेशन अगर करना हो तो कैसे करना चाहिए? कैसे करना चाहिए तो सेल्फ कर सकते हैं, या फिर अगर आप कंफर्टेबल हो तो अपने हस्बैंड से पूछ सकते हो। सेल्फ करना है तो आप आईने के सामने खड़े होके अपने हाथ से, जो पाम होता है ना, उससे अपने ब्रेस्ट को ऐसे ही छू के देखना है। वो ब्रेस्ट जो सर्किल जैसा होता है उनको 4 जगह में डिवाइड करके, ऊपर, साइड में, नीचे और साइड में, ऐसे चारों जगह में अगर आप हाथ से छू के देखने से अगर आपको कोई गांठ जैसा लग रहा है, देखना है। सेम वही आर्म पिट जो एक्जिला हम कहते हैं, वहाँ भी एक बार हाथ से छू के देखना है। अगर आपको ऐसा कुछ गांठ जैसा पता चलता है तो ज़रूरी है कि आप डॉक्टर के पास आके चेक कराना ज़रूरी है। तो ज़रूरत पड़े तो वो एक मैमोग्राम या अल्ट्रासाउंड स्कैन लिख के देंगे, चेक करेंगे। आपने बता रहे हैं जो ब्रेस्ट में एग्जामिनेशन करना चाहिए, यूजुअली हमने देखा है कि पीरियड्स के नियरिंग द पीरियड्स यूजुअली टेंडरनेस यानी कि दर्द हो जाता है, होता है। तो वो वक्त में भी अगर छूते हैं तो उनको एक जहन में या दिमाग में आ सकता है कि यहाँ पर दर्द है, तो इसलिए गांठी हो गई क्या? नहीं, ऐसे तो नहीं। किस वक्त में एग्जामिन करना करेक्ट टाइम है?
तो शायद ऐसा कोई स्पेसिफिक वक्त तो नहीं होता है, पर जैसे कुछ लोगों को, कुछ औरतों को एक 4-5 दिन पीरियड से पहले और 4-5 दिन पीरियड के बाद वो ब्रेस्ट टेंडरनेस या वो लंपीनेस जो कहते हैं वो रहता है, तो वो 10 दिन या 2 हफ्ते छोड़ के कभी भी कर सकते हैं। यानी कि खातिन आप लोग अपने, जैसे डॉक्टर बता रही हैं कि पीरियड्स के करीब में या पीरियड्स के फौरन बाद इस टेस्ट को ना करें, बल्कि आम दिनों में इसको आप एक तरीका रख सकते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, या हफ्ते में एक बार अपने ब्रेस्ट को महीने में एक बार भी, या फिर नहाते हुए भी चेक कर सकते हैं। कभी कभी आप लेट के भी, जैसे खड़े होके जैसे चेक कर रहे हो वैसे लेट के भी आप खुद को चेक कर सकते, क्योंकि जो अंदर जो होते हैं छोटे छोटे गांठ, वो लेट के देखने से पता चलता है जब। तो दोनों पोजीशन में हम बताएंगे, आप एग्जामिन कर सकते हैं, एक खड़े होके और एक लेट के। और जरूरी नहीं है कि हर लम्प कैंसरस नहीं है, जरूरी नहीं है कि हर लम्प कैंसरस है, पर अगर आपको कोई शक है तो ये अच्छा होगा कि आप डॉक्टर के पास जाके चेक करा ले। तो इसका एक डायग्नोसिस का तरीका क्या रहेगा, क्या करना चाहिए कि हम लोग कैंसर को प्रिवेंट करें, इसके लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ज़रूरी है, यानी कि इसके एहतियात करने के लिए हम लोग को क्या ज़रूरी है? प्रिवेंटिव मेजर्स आप पूछेंगे तो जनरली पूछेंगे तो एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल आप रखिएगा, अच्छे से खाना खाइएगा, अपने खाने में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी इंक्लूड कीजिएगा, आप फिज़िकली एक्टिव रहिएगा, अपने स्पाउसेस के साथ ईमानदार रहिएगा, और कोई भी बुरे आदतें ना डालिएगा, स्मोकिंग, अल्कोहल, वो सब, चबान, तंबाकू छूना, वैसे बुरे आदतें उनके पास नहीं, वो हैबिट्स मत रखिएगा। बहुत इन्फॉर्मेटिव था आपका टॉक मैडम। आखिरी सवाल आपसे, हर हमेशा चेकअप के लिए जाना और स्क्रीनिंग करवाना ज़रूरी है मैडम? नहीं है मैम। तो हमें ये बताएंगे कि इस स्क्रीनिंग के लिए कुछ इंडिकेशंस होते हैं, जैसे आप ये सिम्टम्स को छोड़ के, अगर आपको कोई भी सिम्टम्स नहीं, पर अगर आपके फैमिली में, खानदान में किसी को ऐसे हिस्ट्री है, तो जैसे आपके फर्स्ट डिग्री कज़न में को लाइक जैसे किसी को ब्रेस्ट कैंसर है जिनको 40 उम्र में वो पता चला, तो अगर वो आपका डायरेक्ट रिलेटिव है, जैसे आपके बहन है, आपकी अम्मी है, अम्मी के बहन है, ऐसे है, तो वो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हम बताएंगे और वो फैमिली हिस्ट्री होगा। तो हम क्या बताएंगे, अगर आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में जैसे एक उम्र में, जिस उम्र में पता चला, उससे 10 साल पहले आप एक बार बेसलाइन टेस्टिंग करा सकते हो। अगर ब्रेस्ट है तो ब्रेस्ट मैमोग्राम करा सकते हो या फिर अल्ट्रासाउंड स्कैन करा सकते हो। वो नॉर्मल है तो हर 2 साल में आप करा सकते हो स्कैनिंग। और अगर वो आपके फैमिली में कोई हिस्ट्री है तो अभी कुछ जेनेटिक टेस्टिंग्स भी है, जैसे कुछ कोलन कैंसर्स, कुछ ब्रेस्ट कैंसर्स और कुछ ओवेरियन कैंसर्स फैमिली में, खानदानों में दे कैन रन इन फैमिलीज। तो हम क्या बताएंगे, अगर आपको ऐसा कोई फैमिली हिस्ट्री है तो आप पहले अपने डॉक्टर से मिलिएगा। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप बार बार स्क्रीनिंग करो, डॉक्टर से मिल के आप ओपिनियन लेके वो जैसे सजेस्ट करेंगे उसके हिसाब से आप जेनेटिक टेस्टिंग या स्क्रीनिंग या कोई भी टेस्टिंग करा लीजिए। थैंक यू डॉक्टर अनुपमा, बस बहुत बहुत खुशी हुई आपसे। उम्मीद है नाजरीन आप तमाम इससे बहुत फ़ायदा उठाएंगी और अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगी। हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हम तमाम को सेहत से नवाजे, और अल्लाह का ही शुक्रगुजार हैं कि हमारे साथ आज डॉक्टर अनुपमा थी। अल्लाह ताला हम तमाम को हिदायत से नवाजे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।